हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, जिसको हीमोलिटिक डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, अब इस डिजीज़ का नाम ये पड़ा किस लिए है, अभी इस टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे ना तो अपने आप आपको क्लियर हो जाना है। ठीक है, तो ध्यान से अब इस टॉपिक को देखिएगा। लेकिन सबसे पहले इससे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, इससे पहले हम लोग बात करेंगे RH इनकम्पेटिबिलिटी की। RH इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है जहाँ पर RH फैक्टर अपोजिट हो। ठीक है, तो चलिए बात कर लेंगे डायग्राम के थ्रू, उसके बाद समझते हैं इसको। देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझेंगे RH इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में। देखिए होता क्या है, ये देखिए अभी क्या है, एक मदर है एक फादर है। ठीक है, मदर के बॉडी में जो RH है वो कैसा पॉजिटिव है, यानी कि इसकी बॉडी में RH प्रेजेंट है। ठीक है, फादर कैसा है, ये भी RH पॉजिटिव है। तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा कैसा होगा, वो भी RH पॉजिटिव ही होगा। सपोज माँ क्या है, RH नेगेटिव है, फादर भी RH नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है बच्चा कैसा होगा, RH नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर सेम सेम है तो बच्चा सेम ही होगा। लेकिन केस तब दिक्कत होती है जब दोनों ऑपोजिट हो, यानी कि जब माँ कैसी होगी, RH नेगेटिव हो, फादर RH पॉजिटिव, तो बेबी कैसा होगा, RH पॉजिटिव। मीन्स दोनों में से अगर कोई एक भी पॉजिटिव है तो बच्चा उस केस में पॉजिटिव ही होना है। ठीक है, ये कन्फर्म है। बाकी अपोजिट अगर दोनों सेम है तो बच्चा सेम वैसे ही होगा। ठीक है, और फोर्थ केस ये बन सकता है कि अगर माता पॉजिटिव है और फादर जो वो नेगेटिव है तो भी बच्चा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। अब हमको कंपेयर किससे करना है, क्योंकि जब बर्थ होता है तो डिलीवरी के टाइम पे बच्चा माँ के पेट में होता है, तो हमें किसका देखना है, माँ का देखना है और बेबी का RH देखना है। तो यहाँ पॉजिटिव कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ नेगेटिव सेम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। RH नेगेटिव RH पॉजिटिव, यहाँ पे दिक्कत आने वाली, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, RH दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर लास्ट देखते हैं RH पॉजिटिव, यानी कि यहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि ऊपर के चारों केस में अगर हम देखें, चारों में से तो 3 केस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तीनों केस में क्या है, माता का और बच्चे का जो RH फैक्टर है वो दोनों सेम है। ठीक है, अगर दोनों सेम होता है तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, RH कंपेटिबिलिटी बोलते हैं, यानी कि बच्चे का RH जो वो सेम है। तो ऐसे केस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिक्कत आएगी किसमें, इस थर्ड वाले केस में। इसी को हम बोलते हैं RH इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है बेमेल, जहाँ पर मैचिंग ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर RH मैचिंग नहीं होता है। अब दिक्कत क्या आएगी, इसी दिक्कत को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, इसी डिजीज़ को बोलते हैं, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर आज। तो देखते हैं सीधे डायग्राम पे हम लोग देखते हैं। अब देखिए ये NCERT का डायग्राम है, ये मैंने फर्स्ट केस ले लिया। ठीक, अब क्या है, माँ प्रेग्नेंट है, कैसे है, ये फादर है, फादर का सिंबल यही होता है ना, पॉजिटिव है, और जो मदर है वो कैसी है, नेगेटिव है, तो बच्चा कैसा होगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव होगा। ठीक, अब ये जो माँ है ये क्या है, ये प्रेग्नेंट वीमेन है। ठीक है, अब इसका ये माँ की बॉडी है, इसकी बॉडी में कैसे फैक्टर है, माइनस, यानी कि इसके पास RH प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर आपको ये बेबी दिख रहा होगा। ठीक है, ये बेबी कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर होता है। यूट्रस का मतलब क्या होता है, यूट्रस का मतलब होता है गर्भाशय। ठीक है, यानी कि बच्चा क्या गर्भ के अंदर है। ठीक है, तो बच्चे की बॉडी में कैसा ब्लड है, वो RH पॉजिटिव है, और माँ की बॉडी में कैसा ब्लड है, माइनस वाला है। ठीक, लेकिन दोनों का ब्लड कांटेक्ट में तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, एक बैरियर होता है। उस बैरियर का नाम क्या होता है, उसका नाम होता है प्लेसेंटा। क्या नाम होता है, प्लेसेंटा। देखो, बैरियर का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को बॉडी के अंदर जाने दे, कुछ चीज़ों को बॉडी के अंदर ना जाने दे। ठीक है, उसी को हम बैरियर बोलते हैं। ठीक है, तो जो बैरियर होता है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं, हिंदी में इसको अपरा कहते हैं। आपने देखा होगा जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी में एक नाड़ी लिपटी होती है, जिसको बाद में कट किया जाता है। ठीक है, उसी नाड़ी को क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है, अब इस बच्चे को जो जो चीज़ें चाहिए होगी, जैसे ऑक्सीजन गैस चाहिए सांस लेने के लिए चाहिए, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं बच्चे को। ठीक है, क्योंकि बच्चा खाना तो खा नहीं सकता, उसको कहाँ से सब मिलेगा, माता से ही मिलेगा ना। तो ये सब चीज़ें कैसे जाएंगी, इस प्लेसेंटा के थ्रू, माँ की बॉडी से बच्चे तक पहुँच जाएंगी इस प्लेसेंटा के थ्रू। क्योंकि क्या होता है, जो बच्चे का ब्लड कैपिलरीज होती हैं और माँ की ब्लड कैपिलरीज होती है, वो दोनों इस प्लेसेंटा से अटैच होती हैं। और ब्लड कैपिलरी आपने पढ़ा होगा कि उनकी वॉल क्या होती है, बहुत पतली होती है, तो वहाँ से इन सबका क्या होता है, ट्रांसपोर्ट आराम से ईजिली माँ की बॉडी से बच्चे की बॉडी में चला जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चे की बॉडी में जाना। फिर बच्चे की बॉडी में जो वेस्ट बनेगा, जैसे CO2 गैस बनी और भी वेस्ट जो बनते हैं बॉडी में बच्चे के, वो बाहर कैसे आएंगे, तो इसी प्लेसेंटा के थ्रू वो बच्चे के माँ की बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, तो प्लेसेंटा का काम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, लेकिन बच्चे की बॉडी से ब्लड माँ की बॉडी के ब्लड में कांटेक्ट में नहीं आने को पाता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है
कि जो माँ की बॉडी RH माइनस है, बच्चे की बॉडी जो RH पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच जब ये कांटेक्ट हो ही नहीं पाएगा तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इनकी जो डिलीवरी हो जाएगी वो नॉर्मल हो जाएगी, यानी कि पहला बेबी जो होगा वो नॉर्मली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे जब 9वां महीना आता है, यानी कि जब 9th मंथ आता है, जब डिलीवरी होने को होती है, तो होता क्या है, इस बच्चे की बॉडी में जो ब्लड होता है वो माँ की बॉडी में चला जाता है, ठीक है। अब बच्चे की बॉडी में ब्लड कैसा था, RH पॉजिटिव था, माँ का कैसा था, निगेटिव था, ठीक है। निगेटिव का मतलब आपको पता होगा कि RBC पर क्या है, RH फैक्टर एब्सेंट है। अगर RH फैक्टर एब्सेंट है RBC पर तो ही वो कैसा होता, RH नेगेटिव होता है। अब इसके पास RH फैक्टर नहीं है तो मीन्स इसके लिए अगर कोई RH फैक्टर आएगा तो वो क्या होगा, वो तो उसके लिए फॉरेन पार्टिकल होगा, यानी कि विदेशी होगा, बाहरी पदार्थ होगा। और हमने ये बात कर ली है कि जब भी कोई बाहरी चीज़ आती है तो हमारी बॉडी उसके लिए क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है, यानी कि बॉडी गार्ड बना देती है। तो माता की बॉडी जहाँ पर क्या है, RH नहीं प्रेजेंट है, जैसे ही बच्चे का ब्लड जाएगा जो कि कैसा है, RH पॉजिटिव है, इसको देखते ही माँ की बॉडी के ब्लड क्या करेंगे, इसके खिलाफ क्या बनाना स्टार्ट कर देंगे, एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि बॉडी गार्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे कि जब भी RH पॉजिटिव आए तुरंत क्या कर दिया, इसको ख़त्म करके भगा दिया जाए, ठीक है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे बॉडी में जो ABO ग्रुप था, इनके पास जो एंटीबॉडी होती है जब हम पैदा होते हैं तभी से बनी होती है, ठीक है। लेकिन RH की जो एंटीबॉडी होती है वो जब भी RH पॉजिटिव के कंपेयर मतलब दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तब इनके पास एंटीबॉडी बनती है, चाहे वो किसी भी एज में हो, ठीक है, वरना नहीं बनती एंटीबॉडी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसी वजह से -+ को ब्लड नहीं दिया जाता, ठीक है, दिक्कत यही आती है। तो देखिए होगा क्या, अब क्या है, डिलीवरी होने के बाद ये माता की बॉडी है, यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, एंटीबॉडी दिख रहे हैं ना, ये एंटीबॉडी का शेप ऐसे ही होता है। तो एंटीबॉडी बन चुकी है, किसके खिलाफ बन चुके हैं, RH पॉजिटिव के खिलाफ बन चुके हैं। समझ में आ गया वो क्यों बन चुके हैं, क्योंकि इसके पास बच्चे की बॉडी का ब्लड चला गया था, इसलिए इसने क्या कर लिया, RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बना लिए, और जो RH पॉजिटिव वाला ब्लड गया था उसको ख़त्म कर चुका है, लेकिन अभी एंटीबॉडी इसकी बॉडी में एक्टिव है, माँ की बॉडी में, ठीक। कभी भी अगर RH पॉजिटिव वाला ब्लड दोबारा आए तो उस पूरे को पूरे क्या कर दे, वो ख़त्म कर सके, ठीक। अब ऐसा केस तो हो गया। अब जब सेकंड डिलीवरी आती है, यानी कि जब इस औरत को क्या है, ये वीमेन जो है इसको सेकंड बेबी करना है, तो क्या होगा इस केस में, क्या होगा इस केस में, होगा ये कि जब ये बच्चा है और ये माँ की बॉडी है, ठीक, इसके पास क्या है, RH माइनस ब्लड है माँ के पास, बच्चे में अभी भी पॉजिटिव ही हैं, ठीक है, अभी भी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे होगा कि आपको एक चीज़ पता होगी, एंटीबॉडी जो बनती है, पहली एंटीबॉडी बनती है IgM टाइप की। तो IgM एंटीबॉडी जो होती है, ये जो होती है वो प्लेसेंटा को पार नहीं कर पाती, प्लेसेंटा समझ में आ गया, बैरियर जो होता है उसको क्रॉस नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन सेकेंड एंटीबॉडी जो बनती है वो होती है IgG टाइप की बनती है, ठीक है। हमने पढ़ा होगा एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो 5 टाइप के होते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे कौन कौन से होते हैं, फिलहाल हम 2 ही जानते हैं। तो जो एंटीबॉडी बनती है IgG टाइप की एंटीबॉडी बनती है इसमें, जिसको हम क्या कहते हैं, anti-RH एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये जो IgG टाइप की एंटीबॉडी बनती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा ना, ब्लड तो नहीं क्रॉस होगा लेकिन एंटीबॉडी जो प्लेसेंटा से क्रॉस कर सकता है, ठीक है। अब जब बेबी ये क्या है, यूट्रस में है और यहाँ प्लेसेंटा है, इस प्लेसेंटा से क्या हो जाएगा, बेबी के पास क्या पहुँच जाएगा, एंटीबॉडी पहुँच जाएगा। कौन सा एंटीबॉडी, anti-RH एंटीबॉडी, जिसका नाम क्या है, IgG। अब इस बेबी के बॉडी में पहुंच गया है तो जाहिर सी बात है इसके क्या करेगा, इसके RBCs को ख़त्म करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एंटीबॉडी का काम क्या होता है, बॉडी गार्ड का काम करता है ना, वो मारना शुरू कर देता है, क्योंकि बेबी तो किसकी, मदर की बॉडी में ही तो है, इसी वजह से ये इसके अंदर गया है। इसको यहाँ पे इसको क्या करना है, इसकी बॉडी के RBC को ख़त्म करना स्टार्ट कर देगा। तो जब ये स्टार्ट कर देगा, इतनी फास्टली स्टार्ट करता है, तो क्या होता है इस टाइम पे दिक्कत ये आ जाती है कि RBC जैसे डिस्ट्रॉय स्टार्ट हो जाएंगे तो बच्चे को क्या हो जाएगा, सीवियर एनीमिया। सीवियर क्या हो जाती है, सीवियर एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है ब्लड में क्या हो जाता है, RBC की संख्या कम हो जाना, तो सीवियर एनीमिया बच्चे को हो जाता है। अब जाहिर सी बात, सीवियर एनीमिया हो गया तो बच्चे की बॉडी में बिलिरुबिन जो होता है, बिलिरुबिन आपने पढ़ा होगा, बिलिरुबिन हमने जब पढ़ाया था आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम तो पढ़ा था, बिलिरुबिन जो होता है वो क्या होता है, लिवर में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो आपको पता क्या हो जाएगा, जॉइंडिस हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चे में जॉइंडिस हो जाता है, RBC डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से बच्चा क्या होता है, बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, ठीक है, यही रीज़न है। तो देखिए इसका नाम, अब हमने क्या पढ़ा था, इसका नाम क्या है, हीमोलिटिक डिजीज़। हमने क्यों कहा था, आप समझ में आ गया, हीमो मतलब होता है
हीम यानी कि ब्लड होता है, और लिटिक मतलब होता है टूटना, ठीक है। यानी कि ब्लड जो आरबीसी है वो यहाँ पर क्या डिस्ट्रॉय हो रही है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, हीमोलिटिक डिजीज। आपको क्लियर हो गया इसका नाम हीमोलिटिक डिजीज क्यों पड़ा, ठीक। अब दूसरा इसका नाम क्या था, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस का नाम क्यों पड़ा, तो एरिथ्रो मतलब तो ब्लड होता है यानी कि आरबीसी होता है, ठीक है। और ब्लास्टोसिस का मतलब क्या होता है मैं अभी बताती हूँ, ठीक है। आपने एक चीज़ पढ़ी, हम लोगों ने पढ़ी थी, क्या पढ़ी, देखिए दूसरे पेज बताती हूँ उसको। थोड़ा सा इसको देख लीजिए, 2 मिनट का टाइम लगेगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा इसका नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस क्यों रखा गया, ठीक है। देखो आरबीसीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हमारी क्या होती है, बोन मैरो होती है, ठीक है। स्पॉन्जी ये पार्ट होता है, आपको पता ही होगा। ये रेड बोन मैरो किसका फॉर्मेशन करती है, आरबीसी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो रेड बोन मैरो को जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इरेथ्रोब्लास्ट। जो इसमें इरेथ्रोब्लास्ट सेल होती है जो कि इसकी क्या होती है, मदर सेल होती है, क्योंकि यहीं से आरबीसी का स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो इरेथ्रोब्लास्ट सेल जो होती है वो कन्वर्ट किस में होगी, वो रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट होती है, ठीक है। रेटिकुलोसाइट क्या होता है, इमेच्योर आरबीसी होता है, ठीक है। यानी कि इमेच्योर आरबीसी होता है। इस इमेच्योर आरबीसी जो होता है इसमें क्या पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है, लाइसोसोम भी पाया जाता है, गोल्गी बॉडी भी पाया जाता है, ठीक है। यानी कि जब हमारी आरबीसी बनती है तो बनती किससे है, इरेथ्रोब्लास्ट सेल से बनती है, ठीक है। और इरेथ्रोब्लास्ट सेल किस में चेंज होता है, रेटिकुलोसाइट में, जिसको इमेच्योर आरबीसी कहते हैं, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है। लेकिन जब हमारी बॉडी को विटामिन B12 मिल जाते हैं, फॉलिक एसिड मिलता है और आयरन मिल जाते हैं, तो ये जो इमेच्योर आरबीसी है वो मेच्योर हो जाती है, ठीक है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना लेती है, और जब मेच्योर हो जाएगी तो इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है वो सारे के सारे एब्सेंट हो जाते हैं, सिर्फ इसके अंदर क्या भरा होता है, हीमोग्लोबिन भरा होता है। ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ठीक। लेकिन जब बच्चे में हम लोगों ने पढ़ा अभी कि क्या होता है, आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने लगती है। जब बच्चे में आरबीसीज डिस्ट्रॉय होने लगेंगी तो ऐसे केस में जो रेड बोन मैरो होता है वो क्या करेगा, पहले इसको बनाएगा, फिर इसको बनाएगा, फिर आरबीसी बनने पाएगा ना। लेकिन इतनी फास्टली आरबीसी खत्म होने लगती है कि बच्चे की बॉडी में आरबीसी की इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ती है ना, कि एरिथ्रोब्लास्ट जो होता है वो ना इसमें कन्वर्ट हो पाता है, रेटिकुलोसाइट में कन्वर्ट हो पाता है, ना ही रेटिकुलोसाइट से मेच्योर आरबीसी बना पाता है। यानी कि एरिथ्रोब्लास्ट के फॉर्म में ही वो रहता है, क्योंकि बच्चे को इतना ज़्यादा आरबीसी चाहिए होता है। क्योंकि आरबीसी का मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को बच्चे की बॉडी में फ्लो कराना ना, वरना बच्चा सांस ले ही नहीं पाएगा। तो ये आरबीसी जो होता है बच्चों में एरिथ्रोब्लास्ट के फॉर्म में ही पाया जाता है। इसीलिए इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस भी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम इसलिए इसका ये पड़ा है, ठीक है। तो ये चीज़ कन्फर्म हो गई होगी आपको। तो अब देख लेते हैं अपनी जो टॉपिक हमारा उस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ लिया। अब देखिए जिन बच्चों को नोट्स चाहिए होंगे, जिसको एक बार रिवाइज करना है इस टॉपिक को, वो इस क्लास में बने रहे। लेकिन जिसको समझ में आ गया है वो अपनी क्लास मतलब टाइम ना वेस्ट करे, वो क्लास को छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आप समझ लें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए नोट्स के माध्यम से मैंने इस चीज़ को अपने लैंग्वेज में समझाया अच्छे से। देखिए होता क्या है इसमें, क्या दिया, इफ़ ए वीमेन इज़ RH नेगेटिव एंड फीटस इज RH पॉजिटिव, यानी कि अगर माता कैसे नेगेटिव है, बच्चा पॉजिटिव है, इट कैन लीड टू RH इनकम्पैटिबिलिटी। यानी कि तो यानी क्या हो जाएगा, उनके RH कैसे हो जाएंगे, बेमेल टाइप के हो जाएंगे, एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा जब माँ के गर्भ में होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन अकर व्हेन डिफरेंट RH फैक्टर ब्लड टाइप मिक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान तभी प्रॉब्लम आती है जब क्या RH फैक्टर डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं प्रॉब्लम कैन अराइज इवन इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव ब्लड मिक्स। ये दिक्कत कब आएगी, जो हमने पढ़ा एरिथ्रोब्लास्टोसिस, जब RH पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपस में मिक्स होते हैं, ठीक। फिर आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस विच डिस्ट्रॉयड एरिथ्रोसाइट ऑफ फीटस, यानी कि जो फीटस होता है, जो बच्चा होता है, उसके आरबीसी को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। दिस कंडीशन टेक्स प्लेस ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन द RH फैक्टर ऑफ मदर एंड फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और ये कंडीशन आती क्यों है, इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि RH फैक्टर डिफरेंट होने के कारण आती है, ठीक है। फिर दिया है इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब देखो फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता क्या, RH फैक्टर ट्रांसफ्यूजन बिटवीन मदर एंड फीटस कॉजेस नो हार्म एंड नॉर्मल डिलीवरी अकर्स। यानी कि पहली प्रेगनेंसी में क्या होता है, RH फैक्टर और माता के मतलब RH फैक्टर जो तो माँ का और बच्चे का वो कांटेक्ट में तो आने को ही नहीं पाते, ठीक है। तो डिलीवरी कैसी हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। बट
ड्यूरिंग डिलीवरी फीटस ब्लड एंटर इनटू मदर्स ब्लड। लेकिन डिलीवरी के समय क्या होता है, बच्चे का ब्लड जो होता है वो माँ की बॉडी में चला जाता है। नाउ इन मदर्स ब्लड RH माइनस फैक्टर फॉर्म एंटीबॉडी अगेंस्ट RH पॉजिटिव फैक्टर। अब क्या है, जब माँ की बॉडी में RH फैक्टर जा चुके हैं जो कि पॉजिटिव वाले हैं, तो उसके खिलाफ जो माँ की बॉडी में RH माइनस फैक्टर होते हैं वो क्या करेंगे, एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, नाउ इन ब्लड ऑफ मदर एंटीबॉडी अगेंस्ट RH प्लस आर प्रेजेंट। अब क्या है, एंटीबॉडी बन चुकी है, यानी कि माँ की बॉडी में क्या है, अब RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं। फर्स्ट एंटीबॉडीज IgM, यानी कि पहली एंटीबॉडी कौन सी बनती है, IgM बनती है, जो कि सबसे लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, बट ये जो होती है प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक, फिर सेकंड एंटीबॉडी कौन सी बनेगी, IgG बनेगी, जो कि सबसे छोटी होती है, ये प्लेसेंटा को ईजिली क्रॉस कर सकती है, यानी कि माँ की बॉडी से बच्चे की बॉडी में ईजिली जा सकती है। ठीक है, फिर आता है इन केस ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी। अब सेकेंड प्रेगनेंसी का जब केस बनेगा तो क्या होगा, फीटस इज RH पॉजिटिव एंड मदर इज RH नेगेटिव। बच्चा पॉजिटिव है, माता नेगेटिव है, देन होगा क्या, एंटीबॉडी IgG जो कि सेकंड टाइप का बना था, सबसे छोटी एंटीबॉडी जो कि फीटस के पास प्लेसेंटा को पार करके आसानी से जा सकती है, वो चली जाएगी और क्या करेगी, RBC को, बच्चे की RBC को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, ड्यू टू डिस्ट्रॉय RBC कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉइंडिस। अब RBC जब डिस्ट्रॉय होंगे तो क्या होगा, बच्चे में सीवियर एनीमिया हो जाएगा और जॉइंडिस हो जाएगा। अब एनीमिया का मतलब ही क्या होता है, RBC की संख्या घटना। अब जब RBC बचेगी नहीं और जॉइंडिस भी हो जाएगा तो बच्चे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू फास्ट डिस्ट्रॉय ऑफ RBC इन रेड बोन मैरो एरिथ्रोब्लास्ट सेल कैन नॉट चेंज इनटू रेटिकुलोसाइट एंड नॉट फॉर्म मेच्योर RBC। तो इसी वजह से रेड बोन मैरो जो होते हैं वो एरिथ्रोसाइट, यानी कि जो रेड RBC होता है उसका फॉर्मेशन जो होते करते तो हैं, बट एरिथ्रोब्लास्ट जो होता है वो मेच्योर RBC में चेंज ही नहीं हो पाता, क्योंकि उनको क्या होता है, इतना ज़्यादा RBC खत्म होने लगता है, उनको जल्दी जल्दी चाहिए होता है RBC। ठीक है, तो वो मेच्योर होने का टाइम ही नहीं मिलता उनको। इसी वजह से क्या होता है, इसका नाम क्या रखा गया है, एरिथ्रोब्लास्ट सेल की वजह से इसका नाम क्या है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो समझ में आ गया इसका नाम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस क्यों रखा गया है। उसके बाद इट कैन बी प्रिवेंटेड बाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ anti-RH एंटीबॉडी। अब देखिए क्या है, हमारा साइंस इतना ज़्यादा आगे बढ़ चुका कि आपको अब ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि एक बेबी होने के बाद जब देखिए क्या होता है, एक बेबी हो जाता है तो दूसरा बेबी होने से पहले ही क्या होता है, तुरंत ही माँ को क्या दे दिया जाता है, एक एंटीडोज दे दिया जाता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है रोगम। ठीक है, इसको कहते क्या हैं, RH इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी कि रिग भी कहते हैं इसको, रोगम भी कहते हैं। ये जो रोगम होता है anti-RH एंटीबॉडी को क्या करता है, रोकने का काम करती है, क्योंकि ये जो होती है माँ की बॉडी में जो RH पॉजिटिव फैक्टर पहुँचे होते हैं इनको तुरंत ख़त्म कर देती है ये दवाई। ठीक है, जब इसको ख़त्म कर देगी तो जाहिर सी बात है माँ की बॉडी में जो RH माइनस है उसके पास RH पॉजिटिव पहुँचने ही नहीं पाते हैं, तो ये इसके खिलाफ क्या होगी, एंटीबॉडी कभी बनाएगी नहीं। ठीक है, ये तो जितनी भी प्रेगनेंसी होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद वो क्या होता है, फिर वो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है हर प्रेगनेंसी के बाद आपको ये दवाई खानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो उसके बाद ये दवाई खानी पड़ेगी तो सेकंड नॉर्मल हो जाएगी, फिर सेकंड होगी तो जाहिर सी बात तब भी ब्लड जाने के चांसेस होते हैं, तो उस टाइम पे भी दवाई खानी पड़ेगी ये वाली। ठीक है, तो ऐसे फर्स्ट के बाद हमेशा ये दवाई खानी पड़ती है ताकि नॉर्मल प्रेगनेंसी हो सके। ठीक है, तो ये थी आज का टॉपिक, आज की क्लास यही ख़त्म होती। थैंक